कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपका वह अनुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा हो जाए। यह हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। और हमारे जब और उसकी पूर्णा होती है तभी होती है जब हम हवन करते हैं। किसी भी पूजा, किसी भी जो हमारे हिंदू रीति के रीति रिवाज हैं उसमें, और उसके लिए एक जो तिल, जौ, शहद, मिष्ठान की जो सामग्री बनती है वह समिधा कहलाती है, जो आप उस हवन कुंड में देते हैं। तो एक ख्यालों की जमा पूंजी है साहित्य शोध समिधा, जिसमें मैंने आपने देखा उसमें 33 आलेख हैं मेरे, जो समय समय पर लिखा गया। और जब आप अकेले होते हैं, तनाव में होते हैं, तो जो मेरे इस भूमिका में भी मैंने लिखा और अब जिसकी चर्चा अभी अभी दया जी ने करी है, ये दौर उस वक्त का था जब हम कोरोना काल से जूझ रहे थे। एक सन्नाटा हमारे इर्द गिर्द था। उस सन्नाटा में जो कई लोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में व्यस्त थे, कई लोग समाज की सेवा में व्यस्त थे, और हम जैसे छोटे लोग जो लिखना जानते हैं तो शायद अपनी लेखनी और शब्दों के साथ खेल रहे थे। तो कुछ एक समय ऐसा आया जब वेबिनार का दौर चला, मेरे सामने भी आते रहे कि फलाने जगह से आपको इस विषय पे बोलना है। तो कई एक बातें तो मैं यूं ही बोल गई, मैं उसे लिपिबद्ध नहीं कर पाई। लेकिन फिर लगा कि जब कुछ कर ही रही हूँ तो क्यों थोड़ी गहनता के साथ करूँ। कुछ आलेख ऐसे हैं जो प्रकाशित हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो अप्रकाशित हैं, जो उसी दौर के हैं। जब मुझे मौका मिला, मुझे अवसर मिला और मैंने उसमें खोज की, हमारे सामने जो किताबें थी जो हमारे गूगल बाबा हैं उनसे, और उसको मैंने लिपिबद्ध करना शुरू किया। और मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ भारतीय राजदूतावास की, जिसकी वजह से ये आपके सामने उस आकार को एक पूर्ण आकार लेकर आपके समक्ष आपके हाथों में होगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैंने शोध जो पीएचडी की डिग्री होती है आज से लगभग 30 साल पहले ली थी। तो ये 30 साल पहले मैं जिस उम्र में रही होंगी, आज मैं अपनी उसी शोध पुस्तक को जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं आज कर रही होती तो शायद और बेहतर करती। तो ये शोध और जिज्ञासा ही शोध को उत्पन्न देता है, उसकी प्रवृत्ति आपके अंदर आती है और ये जिज्ञासा ही किसी न किसी रूप में व्यक्त होती चली जाती है। तो वो दौर आज मेरे शोध आलेख की ये कृति आपके समक्ष है। मैं जो भी जब भी पढ़ती हूँ बात आप इसमें देखेंगे कि नेपाल के कई पृष्ठभूमि में मैंने लिखा, नेपाल के हिंदी के विषय में लिखा, नेपाल के रामायण के विषय में लिखा, राम के विषय में लिखा, सीता के विषय में लिखा, रामायण में वर्णित नदियों के विषय में लिखा। ये सारी जिज्ञासाएं थी जो किसी न किसी विषय के रूप में मेरे समक्ष आई और मैं उसको लिखती चली गई। लेकिन होता है कि कभी आप डायरी के पन्नों में सिमट कर रह जाते हैं, कभी उसको आपके सामने हर व्यक्ति, हर लेखक ये सोचता है कि वो जो लिखता है उसे एक सुधी पाठक मिले, भले ही क्यों ना वो उसकी आलोचना ही करे, ताकि उसके अंदर जो कमियां हैं वह आपके समक्ष आ सके। किताब आपके सामने होगी, मैं आप सभी सुधी जन हैं, उम्मीद करूंगी कि आप उसे जरूर एक नज़र अपनी उस पर डालेंगे और उसमें जो कुछ है उससे मुझे भी अवगत कराने की कोशिश करेंगे। तो ये समिधा मेरी उसी मेहनत का निचोड़ है जो मैंने सोचा और भी नाम हो सकते थे, सिर्फ साहित्य शोध आलेख भी हो सकता था, लेकिन मैंने उसमें समिधा को जोड़ा, जो कई बार लोगों ने कहा ये समिधा क्यों। और मैं इसके मूल में अगर जाऊँ, ये लिखने का जो कहते हैं ना कीड़ा, ये शब्द मैंने उसमें प्रयोग किया है। तो मैं थोड़ा सा समय लूँगी, आज मौका मिला है खुद के विषय में, आप लोगों ने जो सुना और मैं जो अपने आप को जितना जानती हूँ, कि मैं बात करूँ उस दौर की जब मैं कक्षा 7 या 8 में पढ़ा करती थी और हमारे यहाँ हिंदी अखबार आया करता था आर्यावर्त। उसमें बच्चों का एक कोना होता था, क्या तुम्हें पता है? तो शायद ये लिखने का कीड़ा मुझमें मेरी माँ से आया। ये किताब भी मैंने अपनी माँ को समर्पित किया है। उनके जीवन का पूरा संघर्ष उन्होंने जो मुझे दिया वो मेरे अंदर जीवित है आज भी। माँ 90 के ऊपर की हैं लेकिन आज भी पढ़ती हैं। तो ये आदर्श बनी वो, और वही शायद उस 6ठे या 7वें क्लास के समय हुआ कि मैंने झट एक पोस्ट कार्ड उठाया, उसमें कुछ लिखा और मैंने पटना भेज दिया। ये खुशकिस्मती थी कि वो छप भी गया।
और जब ऑफिस में ये बात लोगों को आई सामने, हमारे जितने गुरुवर थे उन्होंने देखा तो अरे तुमने कब भेजा। तो ये जो आपके अंदर होता है ना, कभी तो उसको आपके समक्ष एक ऐसा परिवेश आ जाता है जब आप उसको व्यक्त करते चले जाते हैं। मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति के दिल में ये कीड़ा है, मस्तिष्क में ये कीड़ा है, पर कई बार हम जिम्मेदारियों में अपने घर परिवार इधर उधर उलझ के उसको दबा देते हैं। पर जब मैं नेपाल आई तो नेपाल में लगभग 10-12 साल मैं बस ऐसे ही बैठी थी, लेकिन उसके बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय में मुझे नौकरी मिली और मेरे जीवन का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष वो रहा जब मैं हिमालयनी से जुड़ी। ये एक ऐसा मंच था जिसने मेरी कलम को ताकत दी, मेरे अंदर जो था वो मैं व्यक्त कर सकी। तो एक आप प्राध्यापक होते हैं और आपके ऊपर जब किसी पत्रिका की जिम्मेदारी हो जाती है तो आप शोध के छात्र खुद ब खुद बन जाते हैं, क्योंकि हर दिन आपके समक्ष एक नया विषय होता है जिसको आप पढ़ते हैं, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप सामने वाले को बताना चाहते हैं। और ये किताब मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हुई कि इस पुस्तक में मेरे गुरुवर, मेरे शोध निर्देशक डॉक्टर बहादुर मिश्र का आशीर्वाद है, डॉक्टर विमलेश कांति जी का आशीर्वाद है, मेरी गुरु माँ डॉक्टर प्रतिभा राजहंस का आशीर्वाद है। इस मायने में ये जो भी है, जैसा भी है मेरे जीवन में, मैं आगे भी लिख रही हूँ, लिखती रहूंगी, लेकिन इसका एक अलग महत्व है और इस महत्व को मैं आप लोगों के सामने समर्पित करती हूँ, आप सबको समर्पित करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपकी बातें, आपके विचार मुझ तक जरूर पहुँचेंगे। और पुनः पुनः मैं सर ने कहा, उम्र का तकाजा, राकेश सर ने कहा था, सच तो ये है कि आप हमारे लिए जीवंत इतिहास हैं और आपसे हम लोगों को सीखना होगा कि इस दौर में भी आकर आप इतने क्रियाशील हैं। हम तो आज से ही कह देते हैं, अब तो बूढ़े हो गए। तो ईश्वर करे कि आपका सानिध्य हमें मिलता रहे, आपके हाथों से और भी लेखनी हमारे सामने आती रहे, हम उसे पढ़ें, उससे कुछ सीखने का हमें अवसर मिले। तो उम्र आपकी एक छोटी, पूरे उम्र में अगर आपने किसी एक उम्र को, एक क्षण को सार्थक कर लिया तो वह आपको जीवंत बना देता है और आपने तो बहुत कुछ किया है। आप हमेशा हिंदी साहित्य जगत और नेपाली साहित्य जगत, मैथिली साहित्य जगत में एक ऐसे स्थापित नाम है जो हमेशा हर छात्र के लिए, हर सुधी पाठकों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। हम लोग उस मकाम तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप सचमुच श्रद्धेय हैं और ऐसे जो हमारे समक्ष, मैं शायद मुझे लगता है मैं यहाँ के साहित्य जगत से बहुत बाद में जानना चाहिए, नेपाली साहित्य से, हिंदी साहित्य के लोगों से, लेकिन सभी के प्रति मैं श्रद्धान्वित हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आगे भी उन सबसे सीख कर मैं कुछ कर सकूँ, कुछ आगे लिख सकूँ। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगी दहिया जी की और भारतीय राजदूतावास का, जिन्होंने इस किताब को संपूर्णता का रूप दिया और वो आज इस रूप में आपके समक्ष है। इसके साथ ही इस गर्मी में और इसमें जिस आप लोगों ने जो समय निकाला है उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।